हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 5वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले ही 4 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा, एक और नलिनी जतिन के साथ मुंबई घूमने का लुत्फ उठा रही है, वहीं दूसरी ओर जगताप को नलिनी का गौतम से मिलना, बात करने के एक्सप्रेशन को देख मन में डर पैदा हो रहा था। विभा के समझाने पर जगताप अपने मन को शांत कर विभा के साथ घूमने चले जाते हैं। अब आगे आइए मैम, देखिए यही वो लड़की है जिसे आज सबसे सुंदर लड़की का खिताब मिले। ऐसा मेकअप करना है। और तू भी सुन रूपल, आज का तेरा सारा काम फिनिश। अब ओवर टाइम करने मत बोलना। अगर बोलना है तो अपने मिहिर बाबू को ऑर्डर देना, मैं कुछ नहीं करने वाला। मेकअप आर्टिस्ट को रूपल से मिलवाने के बाद गौतम रूपल से बोला, क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो मेरा दोस्त नाराज हो रहा है? अरे यार, ये देख, तेरी मजदूरी कर करके मेरी चप्पलें घिस गई। मुझ मासूम से किस जन्म का बदला ले रही है तू? मुझे सोचकर डर लग रहा है कि शादी के बाद पता नहीं मिहिर का क्या होने वाला है। गौतम ने मासूम चेहरा बनाकर कहा तो रूपल के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी जोरों से हंसने लगी। वेरी फनी, तू भी कान खोलकर सुन ले, जब तक मैं विदा नहीं हो जाती आराम का सोचना भी मत, समझे? रूपल कमर पर हाथ रखते हुए बोली। नारी शक्ति जिंदाबाद। चल गौतम, लग जा रूपल मैडम के काम पर, गौतम ने रोनी सूरत बनाकर कहा। हाय मेरी जान। तभी वहां हवा के झोंके की तरह परफ्यूम की खुशबू बिखेरती एक खूबसूरत सी लड़की तेजी से आई और रूपल के गले से लिपट गई। शिखा, ओ माय गॉड, तू! मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गौतम, मुझे चिकोटी काट, ये सच में मेरे सामने है या सपना है? ये क्यों, मैं ही काट देती हूँ ना चिकोटी, शिखा ने चिकोटी काटते हुए कहा। आउच! तूने तो मना किया था ना कि तू नहीं आ रही, फिर अचानक। मैंने तुझसे झूठ बोला था। क्यों? तुझे सरप्राइज देने के लिए। कैसा लगा ये सरप्राइज? बहुत प्यारा। रूपल ने उसे फिर से गले से लगा लिया। पता है, पापा ने काका के फोन के तुरंत बाद ही रिजर्वेशन करा लिया था। माँ, पापा, रजत, नेहा सब आए हैं, उसने चहकते हुए कहा। वाह! रूपल खुश हो गई। मैं चलता हूँ रूपल, कोई काम हो तो कॉल कर देना। अरे रुको गौतम, आओ तुम दोनों का परिचय कराऊं। शिखा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड गौतम है। गौतम, ये मेरे तीसरे नंबर के काका की बड़ी बेटी, मेरी हम उम्र बहन शिखा है। रूपल के फ्रेंड हो तो फिर मुझसे भी फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी मिस्टर गौतम, उसने मजाकिया अंदाज में अपनी बात कहते हुए गौतम की ओर हाथ बढ़ा दिया। फ्रेंडशिप करनी है तो मुझे गौतम बोलना पड़ेगा मिस शिखा, हाथ मिलाते हुए गौतम बोला। ओके डन, पर पहले शिखा के सामने से मिस हटा दो गौतम। ओके शिखा। अच्छा रूपल, मैं आंटी से मिल लेता हूँ। गौतम चला गया। हाय, ये कितना हैंडसम है यार, शिखा दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़कर उस तरफ देखते हुए बोली जिधर गौतम गया। क्या बात, तुझे वो इतना पसंद आया? शादी करेगी उससे बोल, बैचलर बंदा है तू, कहे तो। धत पगली, कुछ भी, शिखा कहते हुए शर्मा कर भाग गई। परफेक्ट समय पर शिखा आई है, क्यों न दोनों को कुछ ऐसा काम दूं कि दोनों कुछ समय साथ बिताए। उसके बाद गौतम से शिखा के बारे में विचार जानने की कोशिश करती हूँ, बाकी काम मम्मी पर छोड़ दूंगी। काका को दीपक लेकर ढूंढने के बाद भी गौतम जैसा लड़का नहीं मिलेगा। आपका लहंगा कहाँ है रूपल? मेकअप आर्टिस्ट की आवाज़ सुनकर रूपल का ध्यान टूटा। हाँ, क्या लहंगा? एक मिनट। रूपल लहंगा निकालने चली तो याद आया कि अभी तक उसने सूटकेस पैक नहीं किए। मर गई, मम्मी ने रात में ही पैकिंग करने को कहा था, अब क्या करूँ? गुड आइडिया। रूपल ने फोन कर शिखा और गौतम को कमरे में बुलाया और पैकिंग का काम सौंप शिवम मेकअप करवाने लगी। देखा अपनी बहन को शिखा, 4 दिन से अपना हर छोटे से छोटा काम भी मुझसे ही करा रही है। सच ही कहा है किसी ने कि सीधाई का जमाना ही नहीं। गौतम की बात सुनकर शिखा खूब जोर से हंस पड़ी। उसके गालों में पड़ने वाले डिंपल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। गौतम उसे हंसता देखकर मुस्कुराते हुए पैकिंग करने लगा। शिखा के हंसमुख स्वभाव के कारण दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। जतिन, तुम यही सूट पहनकर चलने वाले हो शादी में? नलिनी जतिन को तैयार देखकर पूछने लगी। हाँ, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं बरखुरदार, बहुत अच्छा लग रहा है। नलिनी की बोलने की टोन समझकर जगताप उसके बोलने से पहले ही बोल पड़े। डैड, पर तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है, पहले उनकी बात सुन लो जाकर। ओके डन। नलिनी कमरे में चली गई। वैसे ही आओ, हम बाहर इंतजार करते हैं। जगताप जतिन के साथ बाहर आए, फिर अचानक जेब में हाथ डालकर बोले, ओ क्या हुआ डैड?
मेरा वॉलेट शायद रूम में रह गया, सारे कार्ड उसी में हैं। मैं लेकर आता हूँ, जतिन ने कहा। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। जगताप जतिन को बाहर छोड़कर अंदर पहुंचे और सीधे नलिनी को वार्निंग देने लगे। नलिनी, अभी तुम्हारी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं, इसीलिए जतिन पर हावी होने की कोशिश मत करो। वो क्या पहन रहा है और क्यों पहन रहा है, उसकी पसंद, तुम उसे इतना क्यों टोकती हो? डैड, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है आपको? बुरा क्या है उसमें, ये बताओ। क्या हुआ जेठी? विभा जतिन तैयार होकर जैसे ही बाहर आया, विभा को सारी बात बताकर जगताप ने पूछा, अब तुम बताओ, ये गलत नहीं? नलिनी, क्यों करती हो ऐसा? ऑफकोर्स गलत है डैड, पर मैं नहीं, उसका ड्रेसिंग सेंस। विभा की बात अनसुनी कर नलिनी जगताप से बोली, नलिनी, डैड से बहस मत करो, वो सही कह रहे हैं। जतिन को बार बार टोकना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करना है। ओके, मैं ही गलत हूँ। आजकल के कपल्स को देखो, मैचिंग कपड़े पहनकर पार्टीज में जाते हैं। यहाँ एक नीला और एक हरा, वाओ क्या कलर कॉम्बिनेशन है। देखना मम्मा, लोग देखते ही कहेंगे ये है परफेक्ट कपल। नलिनी पैर पटकते हुए बाहर निकल आई। देखा एटीट्यूड विभा, तुम देखना विभा, इस बार इसकी हरकतों से ये शादी खतरे में पड़ सकती है। नहीं जेठी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ हो उससे पहले हम इन्हें विवाह बंधन में बांध देंगे। शादी हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। अभी हमें चलना चाहिए, नलिनी ने वैसे ही बहुत देर करा दी है। चलो, नागपुर पहुंचकर इसे ये बात अच्छी तरह समझा देना कि ये सही राह पर चलेगी तो ही इसकी हर जिद पूरी होगी, वरना इसे पुरानी जेठी का रूप सहन नहीं होगा। गुस्से से जगताप की आंखों में लालिमा उतर आई थी। जेठी, मैं पक्का समझाऊंगी, पर अभी के लिए आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो प्लीज, विभा ने कहा तो जगताप चुपचाप बाहर निकल आए। शिखा दी, जल्दी चलो, बारात आ गई। नेहा और निवी ने बैंड बाजे की आवाज सुन कमरे में बाहर निकलते हुए कहा, वाओ, मैं जीजू को देखकर आती हूँ। रूपल, कमाल है यार, बारात देख एक पल में बहन पराई हो गई। सब जीजू की सूरत देखने भागने लगे। रूपल ने कहा, बहन तो हमेशा से हमारी थी, है और रहेगी। जीजू से न्यू रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो उसकी अगवानी करना हमारा फर्ज है, क्यों बहनों? बिल्कुल, सब एक सुर में बोली। जाओ जाओ, देख लूंगी तुम सबको, रूपल झूठ-मूठ मुंह फुलाकर बोली। सब उसे देखते हंसते हुए भाग गई। बारात दरवाजे पर थी, लड़के वाले दूल्हे के स्वागत करने में लगे थे। मुंबई में होकर भी हम बारातियों की तरह एंट्री कर रहे हैं, क्या सोच रही होगी रूपल? जगताप ने बारात देखकर विभा से कहा। कुछ नहीं सोच रही होगी जेठी, वो तो सजी धजी किसी कमरे के अंदर बैठी होगी। उसे कहाँ पता चला होगा कि कौन कौन से मेहमान आए हैं और कौन नहीं। मुझे समझना भी नहीं है, मुझे तो बस दूल्हे को देखने में इंटरेस्ट है अभी। नलिनी सहरे में छुपे चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी, पर इतना आसान नहीं था भीड़ में से आगे जाना। बाराती लॉन में प्रवेश कर खाने पीने का लुत्फ उठाने लगे। सब दिख रहे हैं, दूल्हा कहाँ रह गया? नलिनी को दूल्हा नहीं दिखा, पर गौतम जरूर दिखाई दे गया, जो शिखा के साथ फूलों की चादर लेकर हंसता हुआ कहीं जा रहा था। गौतम के साथ ये लड़की कौन है? नलिनी शिखा को देख सोच में पड़ गई। तभी एक प्यारा सा गीत बजने लगा। उसी के साथ रूपल मिहिर का हाथ पकड़कर एंट्री लेती दिखाई दी। गौतम, शिखा और रूपल के कजिन उसके साथ चल रहे थे। डॉक्टर मिहिर, रूपल की शादी मिहिर के साथ ये कैसे हुआ? नलिनी डॉक्टर मिहिर को सामने से आता देखकर अवाक रह गई। डॉक्टर मिहिर? विभा, ये तो मिहिर है। हाँ जेठी, मैं भी इसे देखकर हैरान हूँ। रूपल की शादी डॉक्टर मिहिर से, इसका मतलब रूपल और मिहिर पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। जगताप धीरे से बोले। अगर ऐसा ही था तो फिर इसने ये बात हमें बताई क्यों नहीं जेठी? ये तो यही लोग बता सकते हैं कि जब ये दोनों संपर्क में थे तो फिर इसने नलिनी से दोस्ती क्यों बढ़ाई? दोस्ती की भी तो हमने बात छेड़ी, तो सच क्यों नहीं बताया? जगताप ने कहा। रूपल ने पास से निकलते हुए जेठी, विभा और नलिनी की नजरों में छुपे प्रश्नों को शायद पढ़ लिया, इसीलिए विभा के गले लगने के बहाने धीरे से बोली, आंटी, मिहिर से मेरा रिश्ता उसके मुंबई आने के बाद जुड़ा था। नागपुर छोड़कर वो क्यों आया ये आपको नलिनी ही बता सकती है, क्योंकि मिहिर ने नागपुर उसके कारण ही छोड़ा। इतना कहकर वो वापस मिहिर के पास लौट गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिहिर, नलिनी ने हाथ बढ़ाकर कहा तो मिहिर ने उसे एक नज़र देखे बिना हाथ मिलाए थैंक्स कहकर नजरें फेर ली। इसने नलिनी से हाथ नहीं मिलाया, ये एटीट्यूड है या नफरत? नफरत है तो इतनी नफरत कोई प्यार करने वाला ही दिल तोड़ने की बात करता है। मिहिर जैसा सॉफ्ट नेचर वाले लड़के का नलिनी के साथ ऐसा व्यवहार, क्या रूपल सही कह रही है? विभा मिहिर का नलिनी के प्रति अजनबी जैसा व्यवहार देखकर सोचने लगी।
रूपल, तूने ये अच्छा नहीं किया। मौका मिलते ही नलिनी ने कहा, क्या अच्छा नहीं किया? तूने मुझे मिहिर का सच क्यों नहीं बताया? मैंने कोई सच नहीं छुपाया, मैंने तो बस यही कहा था कि वो तेरे लिए सरप्राइज है। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, दोस्त बनकर दगा दिया तूने। अच्छा, और जो तूने मिहिर के साथ किया वो क्या सही था नलिनी? रूपल धीरे से बोली, मैंने क्या किया बताएगी? तूने एक अच्छे खासे सर्जन को डिप्रेशन में पहुंचा दिया और पूछ रही है मैंने क्या किया? डिप्रेशन किसे हुआ डिप्रेशन? तभी विभा वहां आ गई और ये सुनकर चौंक गई और रूपल से पूछने लगी, ये आप नलिनी से पूछिए आंटी जी, इसने मिहिर से शादी के लिए कई शर्तें रखी और उन्हें पूरा करने की जिद करने लगी। उसने असमर्थता जताई तो इसने उसका ऐसा दिल तोड़ा कि वो डिप्रेशन में चला गया। मिहिर इसे बेहद प्यार करता था आंटी, लेकिन तब तक पंडित जी आवाज लगाने लगे तो शिखा उसे लेने आ गई। सॉरी आंटी, बहुत लंबी कहानी है, अभी वक्त बहुत कम है, आगे की कहानी कभी मिलना हुआ तो जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वो शिखा के साथ चली गई। ये रूपल क्या कह रही है नलिनी? अपनी गलती छुपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ रही है और कुछ नहीं मम्मा, वो ऐसा क्यों करेगी, मुझे क्या पता। इतना कहकर नलिनी जतिन की ओर बढ़ने लगी तो उससे अनुषा टकरा गई। ओ सॉरी, अरे तुम तो वही हो ना जो कुछ महीने पहले हमारी गाड़ी के सामने आकर बेहोश हो गई थी? अनुषा नलिनी को देखकर पूछने लगी। मैं आपकी गाड़ी के सामने नहीं तो हम शायद आज पहली बार मिल रहे हैं, आपको किसी और का धोखा हो गया होगा। नलिनी को देख जतिन उसके पास आ गया था, इसीलिए बात छुपाने के लिए नलिनी झूठ बोल गई। नहीं, धोखा नहीं। अनुषा कुछ और बोलती उससे पहले ही नलिनी जतिन से बोली, जतिन वो देखो डैड तुम्हें ही ढूंढते फिर रहे हैं, जाकर उन्हें बता दो कि तुम मेरे साथ हो। नलिनी ने जतिन को बहाने से वहां से भेज दिया। ओके, जतिन वहां से चला गया। हाँ, तो क्या कह रही थी आप? मैं अगर आपकी गाड़ी से टकराई भी तो क्या आप उसका ढिंढोरा पीटोगी? आप देखने में पढ़ी लिखी लग रही है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि हर बात हर किसी के सामने नहीं की जा सकती। आपने मेरी मदद की तो इसका मतलब आप किसी के भी सामने पूछताछ करेंगी? नलिनी तड़क कर बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा जो तुम चार बातें सुनाने लगी। अच्छा हुआ जो मिहिर ने सही समय पर सही डिसीजन लेते हुए तुमसे दूरी बना ली। तुम्हारी जैसी सेल्फिश लड़की किसी से कभी प्यार ही नहीं कर सकती। आप कुछ ज्यादा ही ज्ञान की बातें कर रही है। आप मेरी है कौन? भाभी यहाँ आइए। मिहिर उन दोनों को बात करने के तरीके से समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने आवाज देकर अनुषा को उसके पास से बुला लिया। भाभी, आप उससे क्यों बात कर रही थी? मैंने तो उससे बेसिक प्रश्न किया था, जवाब में वो उल्टा सीधा बोलने लगी। बहुत बदतमीज लड़की है मिहिर, सच में बाल बाल बच गए। ये हमारे घर आती तो पक्का हमारे घर से खुशियां डर कर भाग जाती। छोड़िए भाभी, आप भी किसकी बात लेकर बैठ गए? मिहिर ने शांत लहजे में कहा। सही कह रही हो तुम, उसके चक्कर में हम खुशियों की अनदेखी क्यों करें? अनुषा ने कहा और रूपल को मंडप की ओर आते देखकर मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ गई। शिखा ने रूपल को मिहिर के बगल में बैठाते हुए कहा, जीजू आज से ये सिरदर्द आपका और आपका आराम हमारा। चुप, कुछ भी क्या बोलती है? रूपल ने डांटते हुए कहा। क्यों डांट रही हो हमारी छुई मुसी नाजुक साली साहिबा को? साली साहिबा, आपका सिरदर्द हमारे सिर माथे पर। हम बहुत भाग्यशाली है जो ये सिरदर्द हमारा जीवन साथी बनने जा रहा है। ये नहीं होती तो शायद। वो आगे कुछ और कहता उससे पहले उसे रूपल ने टोक दिया। मिहिर, आप फिर से कल भूलकर हम आज के इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं ना प्लीज? ओ सॉरी, मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक्स रूपल। नलिनी ये सुनकर जल भूनकर खाक हो गई। कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता आगे आए। पंडित जी ने आवाज लगाई, गौतम प्लान पर नजर गड़ाए रहो। शिखा ने गौतम के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब हमें प्लान पर नजरें गड़ाने की जरूरत नहीं है। गौतम ने उसके कान के पास मुंह से ले जाकर कहा, क्या तुमने एन वक्त पर इरादा बदल लिया क्या? अरे तो पहले कहते, मैं और नीवी और नेहा को प्लान समझा देती। नीवी और नेहा मेरी भी टीम मेंबर है, मैंने प्लान को कब का अंजाम दे दिया। वाह यार, तुम मेरी संगत में आने के बाद बहुत समझदार और चालाक हो गए हो। समझदार तो मैं हमेशा से हूँ, पर इसका क्या मतलब कि तुम्हारी संगत में आकर? तुम्हारे कहने का मतलब है मैं पहले बेवकूफ था? मैंने बेवकूफ कब कहा? मैंने तो समझदार कहा। बेवकूफ तो तुम अपनी तारीफ में कह रहे हो। मासूम शक्ल बनाकर शिखा ने कहा। हाँ हाँ, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, फिर भी उस तारीफ के लिए शुक्रिया जो अभी थोड़ी देर पहले तुमने की। गौतम और शिखा को साथ देखकर जहाँ एक और रूपल मुस्कुरा रही थी वहीं दूसरी ओर नलिनी बुरी तरह जली जा रही थी।
दोस्ती में नो शुक्रिया, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर शिखा वहाँ से चली गई। शिखा के जाते ही नलिनी गौतम के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में मिलो। जो बात करनी है यही करो। अकेले में मिलने वाला समय चला गया नलिनी। तुम कितने बेवफा निकले गौतम। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली, तुम्हारी खातिर शादी से भाग गई, मिहिर को छोड़ दिया, और एक तुम हो जो कितने मजे लेकर उस 2 कौड़ी की लड़की से ही हा कर रहे हो। तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ भी बोलने से पहले जगह और माहौल देख लिया करो नलिनी। और हाँ, शिखा मेरी दोस्त है तो उसके लिए अंट-शंट बातें मत करो। ओह, तो वो अब तुम्हारे दिल में बस गई है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है गौतम, इसीलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम, मैं और मिहिर में कोई फर्क नहीं, दोनों ने ही रंग बदल लिए। ओह, तो हम लोग गलत हैं, तुम सही है ना? अब मेरी सुनो। ना मैं गलत था, ना यश, ना मिहिर। गलत तुम थी नलिनी। तुमने मुझसे अपनी जिद मनवाने के लिए पहले यश से शादी की हाँ की, फिर तुमने अपनी वही जिद पूरी करने के लिए यश को शादी के मंडप में छोड़ा। तुम भूल रहे हो कि वो मैंने तुम्हारे लिए किया था गौतम। गलत, वो अपनी जिद मनवाने के लिए किया था। तुमने अपने माता पिता की इज्जत की भी परवाह नहीं की, उन्हें बेवकूफ़ बनाया। तुम यही नहीं रुकी, तुमने अपनी आज़ादी के लिए मिहिर का इस्तेमाल किया, उसके दिल से खेला, और फिर जब शादी की बात पहुंची तो उसे भी छोड़ दिया। मैंने उसे नहीं छोड़ा, मैंने उसे अपनी कुछ शर्तें पूरी करने की जिद की थी। मुझे क्या पता था कि वो भगोड़ा निकलेगा। वाह क्या बात है, जिसने तुम्हें अपने से ज़्यादा प्यार किया उसे तुमने कितनी आसानी से भगोड़ा कह दिया। तुम कहती हो ना तुम्हें मुझसे प्यार है। अरे तुम कभी किसी से प्यार ही नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने सच में तुमसे प्यार किया था गौतम। तुम प्यार की बातें करना छोड़ दो नलिनी, जतिन के साथ अपनी लाइफ सेट करने की कोशिश करो। और हाँ, भगवान के लिए जतिन के साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो बेचारा वैसे भी अपनों के प्यार के लिए तरस रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले। ओ, तो तुम मुझे ज्ञान दोगे कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊँ? ज्ञान नहीं, सजेशन। कहीं ऐसा ना हो कि सबको अपनी शर्तों के दायरे में बांधने की कोशिश में तुम एक दिन अपनों को भी खो दो और फिर अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली हो जाओ। मेरी छोड़ो, तुम अपनी कहो। उस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? नलिनी ने पूछा। मेरी दोस्त है। मुझे तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ और ही दिख रहा है गौतम। तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं करने दूंगी, ध्यान रखना। मिहिर तो बिना बताए गायब हो गया था, इसीलिए बच गया, पर तुम मेरी धमकी गांठ बांध लेना। ओके, बांध ली। कैसे हो जतिन जी, आप कब आए? गौतम मुड़ा तो जतिन को खड़ा देखकर चौंक गया। नली, तुम इसे किस बात की धमकी दे रही थी? ये मूव ऑन करे या शादी? तुम्हें क्या? जतिन ने नलिनी से प्रश्न किया। बिना बताए शादी न कर ले इसीलिए धमकी दे रही थी जतिन। ओ सॉरी, मैं कुछ और ही समझा। कुछ और क्या? कहा ना कुछ नहीं। फेरे संपन्न हुए, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, पंडित जी ने कहा तो मिहिर ने हाथ बढ़ाकर रूपल का हाथ पकड़कर कहा, मेरी जिंदगी बनने के लिए थैंक यू रूपल। मिहिर, अभी से रुलाओगे क्या? वैसे भी अब घर वालों से विदा लेने का समय आ गया है। रूपल डबडबाई आंखों से उसे देखकर बोली, ओ सॉरी, आओ चलो बड़ों से आशीर्वाद ले लेते हैं। मिहिर ने आकर उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, मिहिर जी, एक रस्म बाकी है, मैं रूपल को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? जी मम्मी जी, हद से ले जाइए, विदाई का समय हो गया था, इसीलिए रूपल की माँ उसे अपने साथ ले गई। अपनों के बीच खुद को अकेला पाकर रूपल ने अपनी काका से कहा, काका मैं जाने से पहले आपसे कुछ मांग सकती हूँ? बोलो बाला, क्या चाहिए तुझे? मुझे शिखा के लिए एक लड़का पसंद आया है, मैं चाहती हूँ एक बार आप भी उसे देख लो, अच्छा लगे तो मैं उससे शिखा के लिए बात करूँ। काका, गौतम बहुत अच्छा और समझदार लड़का है, आप मम्मी पापा से उसके बारे में जान सकते हैं, आप भी उससे मिल चुके हैं, और शिखा को भी गौतम बहुत अच्छा लगा है। शिखा? ये रूपल क्या कह रही है? बाबा, आपको गौतम नहीं पसंद तो मैं आपके बताए लड़की से शादी कर लूँगी। आप पूछ रहे हैं इसीलिए बता रही हूँ। मुझे गौतम में एक नेक इंसान दिखाई दे रहा है। शिखा नजरें झुकाए एक सांस में बोल गई, रूपल, हम तुम्हारी बात मान भी ले, गौतम मानेगा क्या? गौतम की तो छोड़ो, उसके माता पिता, उनका क्या? माँ, आप लोग हाँ कहो तो सही, गौतम को मैं मना लूंगी। वैसे भी उसके मॉम डैड उससे कह ही चुके हैं कि कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, शादी की बात चलाएं। नहीं तो फिर उन्होंने कोई लड़की देख ली तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। ये बात तुम्हें कैसे पता? निवी ने बताई, अभी महीने भर पहले ही
आंटी उससे पूछ रही थी। मुझे तो कभी भी उस लड़के में कोई कमी नहीं दिखी सचिन। मैं तो स्वयं रूपल के लिए उसके माता पिता से बात करने वाला था, पर तब तक इसने बता दिया कि इसे डॉक्टर मिहिर पसंद है, ये उससे शादी करना चाहती है। जीवन ने कहा, भाऊ तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो तो मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात तुम गौतम को जरूर बता देना कि मैं रिश्ता तय होते ही तुरंत शादी में विश्वास करता हूँ। अगर वो हाँ करता है तो चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना भाभी? बिल्कुल, शादी ज़्यादा लंबी खींचनी भी नहीं चाहिए सचिन। आपस में मिलने-जुलने और बात करते रहने से कभी-कभी बच्चों के बीच आपसी मतभेद शुरू हो जाते हैं। आपने मेरे मन की बात कह दी भाभी। काका आपको जैसा ठीक लगे करना, पहले मुझे उससे बात कर लेने दो, फिर आगे की सोचते हैं। तुम क्या कहती हो शिखा, मैं गौतम से बात करूं या ना करूं? रूपल, तू मेरा अच्छा ही सोचेगी, इसीलिए तुझे जो करना है कर लेना। अभी हमें बाहर चलना चाहिए। जीजू तुझे याद कर रहे हैं, विदाई के लिए बुलावा आ गया तो ससुराल जा रही है। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। कहते हुए शिखा रूपल और उसके गले लग गई। सबकी आंखों में विदाई के आंसू छलकने लगे। रजत रो क्यों रहे हो? चलो दीदी का हाथ पकड़कर गाड़ी तक ले चलो, सचिन बोले। हाँ रजत, काका सही कह रहे हैं, तुम्हारी दीदी सच्ची में नहीं रो रही तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी दीदी ग्लिसरीन लगाकर रो रही है ना रूपल? तब तक गौतम वहां आ गया तो ये सुनकर बोल पड़ा, गौतम मैं सच्ची में रो रही हूँ। ओ माय गॉड, सच्ची में? अरे तो रोक ले ये आंसू, नहीं तो मुंबई में बाढ़ आ जाएगी। गौतम तुम मुझे विदा भी मजाक उड़ाकर करोगे क्या? रूपल रोते रोते मुस्कुराने लगी। मजाक उड़ाकर नहीं, बल्कि इस मुस्कुराहट के साथ विदा करूंगा जो अभी अभी इन होठों पर आ बैठी है। मुझे तेरी बहुत याद आएगी गौतम। ओ मैडम, ज्यादा याद मत करना वरना हिचकी की बीमारी लग जाएगी। माना तेरा पति डॉक्टर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बीमार बना दो। सच कहूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाने से डरता हूँ। गौतम की बात सुनकर सब हंसने लगे। गौतम मुझे तुमसे 1 मिनट अकेले में बात करनी है, फिर पता नहीं कब मौका मिले, इसीलिए आज ये महत्वपूर्ण काम भी पूरा कर जाती हूँ। रूपल उसे अपने कमरे में ले गई। गौतम मेरे मन में तुम्हारे लिए एक समय कुछ अलग भाव थे जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, पर तुमने कहा कि तुम हमेशा से मुझे एक अच्छी दोस्त और अब बहन मानते हो, है ना? हाँ, कोई शक है क्या? तुम्हारी ये दोस्त और बहन जाते जाते विदाई में कुछ मांगे तो दोगे? मांग कर तो देख। गौतम दोस्ती निभाने से पीछे नहीं हटने वाला। मेरी शिखा को अपना हमसफर बना लो, रूपल ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कह दिया। हमसफर शिखा को? ये क्या कह रही हो रूपल? तुम मेरे बारे में सब जानती हो फिर भी? रूपल गौतम आश्चर्य से उसे देखने लगा। इसीलिए तो कह रही हूँ गौतम, प्लीज मना मत करना, मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। शिखा तुम्हारे लिए बेस्ट जीवन साथी सिद्ध होगी। रूपल तुम जानती हो मेरा अतीत, इतनी जल्दी मूव ऑन? शिखा को सच बताए बिना ये शब्द जल्दी कहाँ गौतम, तुम्हें अलग हुए 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। रही बात शिखा की तो शिखा सच जानती है, मैंने उसे तुम्हारा सारा सच बता दिया है। उसे तुम्हारे अतीत से कोई परेशानी नहीं। शिखा तुम्हें पसंद करने लगी है गौतम। मुझे तुमसे यही एक चीज चाहिए और वो है तुम्हारी हाँ। गौतम, खुशियाँ फिर से दस्तक दे रही है, दिल के द्वार खोलकर उनका स्वागत करो। रूपल कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले मैं शिखा के मुंह से उसके दिल की बात न सुन लूं, तुमसे हाँ नहीं कह सकता। हाँ तो ले जाओ उसे डेट पर, कुछ अपनी कहो कुछ उसकी सुनो। गौतम, किसी के दिए दर्द को पालने में सुख नहीं, आगे बढ़ने में भलाई है। तुम मजबूत थे, दर्द सह गए। डॉक्टर मिहिर का हाल तुम देख चुके हो, शायद तुमसे भी कई गुना अधिक प्यार करते थे वो नलिनी से, या अत्यधिक नाजुक दिल के थे, इसीलिए धोखा खाकर ऐसे टूटे कि फिर उन्हें कितना लंबा समय लगा संभलने में। शायद तुम सही कह रही हो रूपल। एक बात बताओ, तुमने तो कह दिया उसे डेट पर ले जाऊं, पर तुम्हारे काका काकी का क्या? मैं उन्हें क्या कहूँगा? मैंने उनसे तुम्हारे और शिखा के रिश्ते की बात करने के बाद ही तुमसे बात की है। मैं चाहती हूँ तुम और शिखा भी बैठकर बात कर लो और शादी करके सुखी जीवन बिताओ। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो रूपल। कल तक समय है तुम्हारे पास गौतम। कल पग फेरे के लिए आऊं तो तुम्हारी हाँ सुनो। ओके, अभी चले? तुझे गायब देखकर डॉक्टर साहब का दिल धक धक करने लगा होगा, गौतम ने कहा। हाँ चलो। दोनों बाहर निकल आए। आप लोग रूपल को लेकर आइए, मैं बाहर विदा की तैयारी देखता हूँ। गौतम बाहर चला गया। मम्मी पापा, काका जी, मैंने गौतम से बात कर ली है। उसे शिखा से इस बारे में कुछ बातें करनी है। शिखा की मर्जी जानना है। वो नहीं चाहता इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन रहे। मैं तो चाहती हूँ आप इन दोनों को थोड़ा समय दो, दोनों मिलकर आगे की लाइफ के डिसीजन स्वयं ले कि शादी करनी चाहिए या नहीं। वैसे दोनों का जवाब हाँ ही होगा, मैं 100% श्योर हूँ।
ऐसा है तो ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो हम वैसा ही करेंगे। मुझे भी गौतम एक नेक इंसान नजर आता है। ये दोनों मिले जुले फिर डिसाइड करें क्या करना है। दादा हम तो आज ही रात को निकल जाएंगे, ज्यादा छुट्टी लेकर नहीं आए थे। शिखा को आपके संरक्षण में छोड़ जाते हैं, जो भी निर्णय हो बताना। हम आकर गौतम के माता पिता से मिलकर फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। तुम निश्चिंत होकर जाओ सचिन, शिखा की चिंता मत करो, हम हैं यहाँ। भाऊ चले, लड़के वालों को ज्यादा इंतजार कराना ठीक नहीं। सचिन की बात सुनकर विदाई की रस्म होने लगी। सभी बहुत भावुक हो गए, क्योंकि बेटी की विदाई कठोर से कठोर व्यक्ति की आंखें नम कर देती है। रूपल को लेकर सब गाड़ी में बिठाने के लिए पास में आ गए थे। विभा विदाई के समय रूपल से मिलने आई तो रूपल ने रोते हुए पूछा, आंटी नलिनी वो रही। नलिनी इधर आओ। नलिनी रूपल को गले लगाकर शांत स्वर में बोली, बेस्ट ऑफ लक रूपल, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मिहिर तुझे खुश रखे। नलिनी ने धीरे से कान में कहा, थैंक्स नलिनी, तुझे मेरी चिंता है ये जानकर मन खुश हो गया। जवाब में रूपल ने नलिनी के कान में धीरे से कहा और शिखा के गले लगने के बाद गाड़ी में बैठ गई। रूपल विदा होकर चली गई तो जगताप भी अपनी फैमिली को लेकर वापस जाने लगे। डैड एक मिनट, आप लोग गाड़ी में बैठिए, मैं अभी आई, नलिनी ने कहा। रूपल चली गई। अब तुझे यहाँ क्या काम है, विभा ने पूछा। मम्मा कहा ना 1 मिनट। नलिनी वहां से सीधे गौतम के पास पहुंची। गौतम मुझे तुमसे बात करना है। अभी नहीं नलिनी, मुझे यहाँ सब समेटने में वक्त लगेगा। विदा के वक्त तुम उस लड़की को क्यों देख रहे थे? नलिनी ने सीधे सवाल किया। कौन सी लड़की? वैसे मेरी आंखें, मैं किसी को भी देखूं तुम्हें क्या? तुम जतिन पर फोकस करो, वही बेहतर होगा। गौतम एक बात याद रखना, तुम मेरी शादी से पहले किसी से शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती, समझे? वाह, तुम आए दिन लड़के बदलो और मैं संन्यास धारण कर लूं, ये क्या बात हुई? तुम मुझे मूव ऑन करने से नहीं रोक सकती, समझी? गौतम तू ओ ये डैड भी। मोबाइल बजते ही नलिनी बोली, अभी मेरे पास समय नहीं है, डैड बार बार कॉल कर रहे हैं, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। नलिनी पैर पटकते हुए चली गई। नलिनी तुम पता नहीं क्या चाहती हो, मुझे प्यार करती हो या मुझ पर अपना अधिकार समझती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मत करो ऐसा नलिनी, ये जिद कहीं तुम्हें सबसे दूर न कर दे। हमारे बीच जो था वो कब का खत्म हो गया। गौतम मन ही मन सोचने लगा। सो मिसेज मिहिर, आपका हमारे घर में हम सबके दिल में दिल से स्वागत है। शादी के बाद की रस्में निपटने के बाद रूपल थकी हुई कमरे में मिहिर का इंतजार कर रही थी। अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर उसके बदन में शिहरन सी दौड़ गई। थैंक्स मिहिर, रूपल धीरे से बोली। मुझे तुम्हारी इतनी धीमी आवाज़ सुनने की आदत नहीं रूपल, तुम चहकती हुई अच्छी लगती हो, नॉर्मल बात करो ना। अच्छा एक बात बताओ, शादी में नलिनी ने तुमसे कुछ कहा क्या? मिहिर ने पूछा। क्या कहा बताओ मुझे? उसने कहा कि मैंने उससे मिहिर को छीनकर अच्छा नहीं किया। मिहिर, ये लड़की अपनी गलती क्यों नहीं मानती? मुझे आज भी अच्छे से याद है जब तुम मुंबई में मिले थे। तुम नहीं मिलती तो शायद वो डिप्रेशन मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। रूपल, समझ सकती हूँ मिहिर, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। नलिनी की वजह से तुम कैसे चुप हो गए थे, न हंसते थे न हॉस्पिटल जाते, खुद को कमरे में बंद कर लिया था तुमने। और वो कहती है कि मैंने तुमसे शादी करके उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसकी बातें और उसे याद करना छोड़ दो रूपल, ना ही वो इस लायक नहीं है कि उसे याद किया जाए, ना ही उसकी बातें याद रखने लायक है। तुम भी चेंज कर लो, थक गई हो कि मैं चेंज करके आता हूँ। मिहिर कपड़े चेंज करने चला गया और रूपल सोचने लगी कि किस कंडीशन में उसकी मुलाकात मिहिर से हुई थी। रूपल अपनी मैनेजर के साथ मैनेजर की बेटी को लेकर काउंसलिंग के लिए गई थी। वहीं उसे अनुषा के साथ डॉक्टर मिहिर को देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। अरे डॉक्टर मिहिर, तुम मिहिर को जानती हो? अनुषा ने पूछा। हाँ, हम नागपुर में मिले थे, इन्होंने मेरी फ्रेंड नलिनी का इलाज किया था। नाम नहीं लो उस नलिनी का, अनुषा गुस्से से बोली। क्यों, क्या हुआ मैम? और ये मिहिर जी हमारी बातें सुनकर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें नहीं बताया? नलिनी से मेरी मुलाकात हुए 1 साल हो गया मैम, मैंने तो काफ़ी समय से उससे बात भी नहीं की है। आप बताइए तो सही उसने क्या किया है और ये यहाँ ऐसे क्यों? उसने मिहिर को देखकर पूछा। मिहिर डिप्रेशन में चला गया है क्या? रूपल को यह सुनकर जोर का झटका लगा। आप मजाक कर रही है ना डॉक्टर? मिहिर डिप्रेशन में? उनके जैसा हंसमुख मजाकिया इंसान डिप्रेशन में? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। रूपल मिहिर के लिए परेशान नजर आने लगी। हाँ ये सच है,
यहाँ उसकी काउंसलिंग चल रही है। हम लोग उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। उस नलिनी की वजह से बेस्ट डॉक्टर सर्जन आज खुद का इलाज करवा रहा है। पता नहीं मेरा मिहिर ठीक होगा भी या नहीं। अनुषा ने आंखें पोंछते हुए कहा। मैं इनसे बात कर सकती हूँ? रूपल ने पूछा। वो किसी से कोई भी बात नहीं करता, ना किसी की बात पर कोई रिएक्ट करता है। तुमने देखा ना कैसे जमीन को घुरे जा रहा है? उसे नहीं पता वो कहाँ बैठा है, किसके साथ है। प्यार में लोगों को टूटते देखा है, पर इस कदर सुध-बुध खोते किसी को नहीं देखा। अनुषा ने कहा। मैं एक बार बात करने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। करके देख लो। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे बात करेगा। अनुषा की अनुमति मिलते ही रूपल ने मिहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हेलो डॉक्टर मिहिर, कैसे हैं आप? कहते हुए रूपल मिहिर के सामने बैठ गई। रूपल की आवाज सुनकर मिहिर की आंखों की पुतलियां हिली। उसने गर्दन घुमाकर रूपल को देखा और फिर नीचे देखने लगा। उसने तुम्हें देखा रूपल, नोटिस किया तुमने? वाओ, इसने तुम्हारी आवाज सुनकर रिएक्ट किया। एक बार फिर बात करने की कोशिश करो रूपल, प्लीज। अनुषा की बेचैनी बढ़ने लगी थी। जी जी भाभी। रूपल फिर से डॉक्टर मिहिर से बात करने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर मिहिर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए ना, मेरे पेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। पेट का दर्द जाता ही नहीं। मेटाफोन ले लो, ठीक हो जाएगा। अनुषा मिहिर का रिएक्शन देखकर हैरान रह गई। उसने रूपल को और बात करने का इशारा किया। गोली खाने से ठीक हो जाता तो आपसे पूछती ही क्यों? डॉक्टर मिहिर, पहले आप मेरा ठीक से चेकअप तो कीजिए। रूपल ने हाथ आगे बढ़ाकर पूछा। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ। मिहिर ने इधर उधर देखा, फिर शांत स्वर में बोला, पता नहीं। डॉक्टर मिहिर, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। तुम्हें देखा तो है पर याद नहीं आ रहा। लो सुनो जनाब की बात। भाभी, ये साहब सबसे अपनी अच्छी दोस्त को भूल गए। मिहिर, तुम सच में रूपल को भूल गए ना भाभी? इनकी तो आदत ही है मजाक की। ये भी इनके मजाक का हिस्सा होगा, है ना मिहिर? खैर छोड़ो, आप मेरे साथ चलेंगे? हम लोग कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। रूपल, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तुम कल से घर आ जाया करो। मिहिर से थोड़ी ही सही पर तुमने बात की। मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मिलकर मिहिर का मन फिर से दुनियादारी में रमने लगेगा। ऐसा है तो मैं ज़रूर आऊँगी भाभी। ये रहा हमारा एड्रेस, इसमें मेरा नंबर भी है। कोई परेशानी हो तो कॉल कर लेना। जी भाभी ज़रूर, मैं ऑफिस के बाद में ही आ पाऊँगी। ओके चलेगा। मिहिर का नंबर आ गया था तो अनुषा उसे लेकर अंदर चली गई। नलिनी, तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़े हैं सच में। दो प्यार करने वालों का दिल तोड़कर ये लड़की खुश कैसे रह रही है? डॉक्टर मिहिर की हालत देखकर यहाँ मेरी दशा बिगड़ रही है। इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है कि बेवफा प्यार के बिछुओं में शुद्ध ही भूल बैठे। रूपल मिहिर के बारे में सोचते हुए रुआंसी सी हो गई। क्या हुआ रूपल? कौन थे ये लोग? तुम उन्हें कैसे जानती हो? अपनी बेटी को दिखाने आई रूपल की मैनेजर ने पूछा। ये मेरा फ्रेंड है मैम, हम लोग नागपुर में मिले थे, उसके बाद अब यहाँ दोनों डॉक्टर हैं, यहाँ किसी काम से आए हैं। रूपल ने सच छुपा लिया। उसे मिहिर की कमजोरी उजागर करना अच्छा नहीं लग रहा था। अनुषा मिहिर को लेकर बाहर आई तो उसने रूपल और मैनेजर की बातें सुन ली। मैम, आपकी बेटी का नंबर आ गया, रूपल ने कहा तो मैनेजर अपनी बेटी को लेकर अंदर चली गई। थैंक यू रूपल, तुमने उसे कुछ नहीं बताया, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। थैंक यू मत कहिए भाभी, मिहिर एक अच्छे इंसान है और बेस्ट डॉक्टर है। मैं उनके बारे में किसी को कुछ क्यों कहूँ? अब देखना वो दिन दूर नहीं जब हम सब मिलकर एक फैमिली ट्रिप प्लान करके कहीं पिकनिक मनाने जाएंगे। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अच्छा, अब हमें निकलना चाहिए। चलो, तुम्हें भी ड्रॉप कर देती हूँ मैं। मेरी मैनेजर। रूपल बोल भी नहीं पाई तब तक अनुषा बोल पड़ी। उन्हें मैसेज कर दो, हम तुम्हें जबरदस्ती साथ ले जा रहे हैं। ओके भाभी। रूपल ने मैनेजर को मैसेज कर दिया और अनुषा के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी में अनुषा ने नोटिस किया कि जैसे मिहिर रूपल को देखने के बाद से कुछ सोचने लगा था। बस भाभी, यही उतार दीजिए। तुम यहाँ रहती हो? हाँ भाभी, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। थैंक्स भाभी, कल मिलते हैं। बाय मिहिर। बाय भाभी। बाय बाय। अनुषा गाड़ी लेकर निकल गई। रूपल ने मिहिर को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए उसके साथ हंसी मजाक, गेम खेलना, मूवी का सहारा लेना शुरू कर दिया। मिहिर, तुमने फिर से चीटिंग की। मुझे तुम्हारे साथ लूडो नहीं खेलना। रूपल ने रूठने की एक्टिंग की। मैंने सच्ची में चीटिंग नहीं की। तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, मिहिर ने कहा। एक शर्त पर। क्या? आज तुम मुझे कुछ बनाकर खिलाओगे? अनुषा भाभी ने बताया कि तुम कुकिंग भी कर लेते हो। सही बताया अनुषा ने। मिहिर बहुत अच्छा कुक भी है रूपल। तभी मिहिर की मोम वहाँ आ गई और बोलने लगी। आंटी, फिर तो इसे हम दोनों के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहिए, है ना?
दोनों नहीं, हम तीनों। मिहिर के डैड भी उसकी बात सुनकर वहां आ गए और हंसकर बोले, ओके ओके, मैं अभी कुछ बनाकर लाता हूँ। उसे ऐसे सामान्य होते देखकर उसके मॉम डैड राहत की सांस ले रहे थे। मिहिर को दोस्त के रूप में रूपल मिली तो मिहिर के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी थी। 1 महीने से ऊपर होने आया था, रूपल की कोशिशें रंग ला रही थी। मिहिर ने अब घर वालों से भी बात करना शुरू कर दिया था। अब वो कमरे में बंद भी नहीं रहता था। अब घर वालों को उसके अस्पताल से आने का बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।